तो आज हम लोग विजनेर सिफर डिस्कस करेंगे। विजनेर सिफर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो आज मैं डिस्कस करूंगा कि विजनेर सिफर को हमें कैसे क्रिप्टनालाइज करना है। विजनेर सिफर में आपको याद होगा कि ये एक पॉली अल्फ़ाबेटिक सिफर है। ये सिफर कैसे काम करता है कि आपके पास लेट से एक प्लेन टेक्स्ट है। लेट से आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे। सपोज दिस इज वन प्लेन टेक्स्ट दैट यू हैव एंड इसमें आपके पास एक की होती है और उसकी लेंथ होगी m। सो यू कैन लेट से दैट लेट m इक्वल टू 5 एंड एंड लेट्स टेक 6। m की वैल्यू 6 ले लेते हैं एंड मान लीजिए आपका जो सिफर एक कीवर्ड है, हम इसे की तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सिफर कैसे काम करता है, आप क्या करते हैं, की के एक एक लेटर को इनक्रिप्ट करते जाते हैं प्लेन टेक्स्ट से, की का पहले लेटर से प्लेन टेक्स्ट के पहले लेटर को। सो दैट मीन्स सी यहाँ आ जाएगा, आई, देन पी, देन एच, देन ई, देन आर। इस तरीके से 1 to 1 हम इनक्रिप्शन करते ले जाते हैं लेटर्स से। आई को सी से इनक्रिप्ट करेंगे, देन ए को आई से इनक्रिप्ट करेंगे, एम को पी से इनक्रिप्ट करेंगे, जी को एच से इनक्रिप्ट करेंगे एंड ओ को ई से इनक्रिप्ट करेंगे एंड अगेन आई को आर से इनक्रिप्ट करेंगे। और इसके बाद आगे से फिर से, चूंकि आपके की के सारे लेटर्स एक बार यूज हो गए, अगेन हम फिर से यहाँ से रिपीट करना शुरू कर देंगे। अगेन सी, आई, पी, एच, ई, आर। इस तरीके से हम की को रिपीट करते हुए यूज करते जाते हैं। ओके, तो ये सिफर अल्फा जो है आपका मोनो अल्फ़ाबेटिक नहीं है, पॉली अल्फ़ाबेटिक है। क्यों? क्योंकि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर एक लेटर की के डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स के से इनक्रिप्ट हो जाएगा। जैसे कि इफ़ यू सी, यहाँ पर आई रिपीट हो रहा है और यहाँ आई रिपीट हो रहा है एंड इस केस में अगर आप देखेंगे तो पहले आई सी से इनक्रिप्ट हो रहा है और दूसरे केस में आर से इनक्रिप्ट हो रहा है ना। तो एक बार आई में सी ऐड हो रहा है, सो सी ऐड होने का मतलब आप जानते हैं क्या है, आई की जो करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू होगी उसमें सी की करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू जोड़ करके हम मॉड 26 ले लेंगे। वट एवर नंबर यू विल गेट, उसके करस्पॉन्डिंग जो लेटर होगा वो सिफर टेक्स्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक जगह आई जो है सी से इनक्रिप्ट हुआ और दूसरी जगह जो लेटर आपका आई था ये आर से इनक्रिप्ट हुआ। तो इस तरीके से जो सिफर टेक्स्ट आउटपुट में जनरेट होगा दैट विल बी डिफरेंट। दैट मीन्स आपका जो सिफर है बिजनेर सिफर, ये मोनो अल्फ़ाबेटिक ना होते हुए पॉली अल्फ़ाबेटिक सिफर है। ओके, और चूंकि पॉली अल्फ़ाबेटिक सिफर है इसलिए इसका क्रिप्टनालिसिस अगर आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख करके करेंगे तो हो सकता है आप इसे ब्रेक ना कर पाएँ। ओके, so using that method, this method is not easy to cryptanalyze, लेकिन still this method is not secure. Let's see कैसे सिक्योर नहीं है। लेट्स सी हाउ वी विल कैप्टनलाइज दिस सिफर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज ओनली एम, दिस इज रॉन्ग टेक्स्ट। तो विजनेर सिफर को अगर आपको कैप्टनलाइज करना है तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि ये जो की है उसकी लेंथ आपको पता करना पड़ेगी। जैसे इस केस में हमने एम की वैल्यू 6 ली थी, तो सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अगर एक सिफर टेक्स्ट दिया गया है जिसके बारे में आपको नॉलेज है कि ये विजनेर सिफर से इनक्रिप्ट किया गया है, तो पहले आपका काम होगा की लेंथ पता करना। ओके, नाउ ये याद रखना है, यहाँ पर हम एज पर द कर्चॉफ प्रिंसिपल्स अजम्पशन हम ये मान के चल सकते हैं कि अटैकर को मालूम है कि आपने जो सेंडर है उसने विजनेर सिफर इस्तेमाल किया है। ओके, उसे ये भी मालूम है कि जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश का है। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम ओबियसली अटैकर को पता है क्योंकि हम मान रहे हैं कि विजनेर सिफर से अटैक हुआ है, सॉरी विजनेर सिफर से इनक्रिप्शन हुआ है। तो दैट मीन्स अटैकर के पास सिफर टेक्स्ट है, इनक्रिप्शन सिस्टम की नॉलेज है, लेकिन अटैकर को की नहीं पता है और की साइज भी नहीं पता है। सो अज्यूमिंग दैट कि अटैकर को एम की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ मान के चलेंगे वी आर नॉट अज्यूमिंग कि उसे एम पता है।
अगर एम पता होगा तो उसका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले अटैकर का काम है इस एम को पता करना। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आप पहले एम आइडेंटिफाई करें, विच इज़ जो कि अटैकर के पास नहीं है। तो अटैकर इसके लिए ये जो इस सिफर को, बिजनेस सिफर को अटैक करने में 2 स्टेप्स में काम करता है। पहली स्टेप उसकी है कि अटैकर एम पता करेगा यूजिंग कसिस्की टेस्ट। ओके, सो वी विल सी दैट कि कसिस्की टेस्ट क्या है। तो कसिस्की टेस्ट में एक्चुअली दिस टेस्ट कैन बी यूज टू डिटरमाइन दिस वैल्यू ऑफ एम। एम जो हो, जो भी सेंडर जो है इनक्रिप्शन के लिए की यूज़ कर रहा है उसका साइज एम है, और इस मेथड से, कसिस्की टेस्ट मेथड से आप एम की वैल्यू पता कर सकते हैं। एंड दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि कसिस्की टेस्ट वाज proposed by Friedrich Kasiski in 1863. So it was not proposed, it was described by Kasiski, and originally actually ये जो टेस्ट है इसको डिस्कवर किया था चार्ल्स बाबेज ने 1854 में। Okay, so this is a brief history that how this test came into existence or came into the knowledge. Okay, now ये अटैक क्या करता है कि ये अटैक जो है आइडेंटिकल सेगमेंट्स जो आपके सिफर टेक्स्ट में ऑकर हो सकते हैं उनको एक्सप्लॉइट करता है। ओके, नाउ इस टेस्ट के पीछे आइडिया क्या है कि आपको मालूम है कि आप जब इंक्रिप्शन करते हैं बिजनेस सिफर से तो आप की को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जब इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो जो प्लेन टेक्स्ट है उसकी लेंथ अगर की से कम है तो की रिपीट नहीं होती है। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जो एम की वैल्यू है एक लिमिटेड, एक स्मॉल वैल्यू होगी। इट मे बी एनी इंटीजर, बट इट विल नॉट बी वेरी लार्ज वैल्यू, क्योंकि इसे फिर रिमेंबर करने में दिक्कत होगी। लेकिन सो एम की वैल्यू एक बहुत फाइनाइट वैल्यू होगी और ये सफिशिएंटली स्मॉल होगी आपके प्लेन टेक्स्ट के साइज से। तो ओबियसली जब एम का जो वैल्यू है वो प्लेन टेक्स्ट से स्मॉल है तो आप जब इनक्रिप्ट करेंगे तो आपको की को मल्टीपल टाइम यूज करना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पर इस तरीके से रिपीट आपको करना पड़ेगा। तो जब आप रिपीट करेंगे एम को तो क्वाइट पॉसिबल है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लेटर्स या कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स की के सेम ग्रुप ऑफ लेटर्स से जो है इनक्रिप्ट हो। कैसे? आपको मालूम होगा कि आपने देखा होगा कि इंग्लिश में डी जो लेटर है, जो ग्रुप डी जो वर्ड है काफ़ी आता है, THE। ओके, ये काफ़ी टाइम रिपीट होता है। नाउ इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि द जो है ना पहले आता है और की के पहले लेटर से, लेट से की का पहला लेटर K1 है, अज्यूम कर रही है, दूसरा लेटर K2 है और तीसरा लेटर K3 था। तो एक प्लेस जहां पर कहीं पर द आता है वो इस तरीके से इनक्रिप्ट हुआ, T K1 से इनक्रिप्ट हुआ, H K2 से इनक्रिप्ट हुआ और E K3 से इनक्रिप्ट हुआ। एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कुछ और देर बाद द फिर से रिपीट होता है इंग्लिश टेक्स्ट में, एंड अगेन ये पहला लेटर K1 से इनक्रिप्ट होता है, दूसरा लेटर K2 से इनक्रिप्ट होता है, तीसरा लेटर K3 से इनक्रिप्ट होता है। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब इनकी जो रिलेटिव पोजीशंस हैं, T1 यहाँ जो T है और यहाँ जो T है, इनकी पोजीशन में जो डिफरेंस है वो की के साइज का अगर मल्टीपल है तो ये इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपका जो ये ट्रायग्राम है द, ये डिफरेंट प्लेसेस पर की के सेम सेट ऑफ लेटर से इनक्रिप्ट होगा। और जब ये सेम सेट ऑफ लेटर से इनक्रिप्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका जो डिक्रिप्टेड टेक्स्ट है, इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म जो सिफर टेक्स्ट है वो भी सेम आएगा। लेट्स से इट कम्स CZY, तो ये भी CZY आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपका T हमेशा K1 से इनक्रिप्ट हो रहा है, तो जब यहाँ K1 से इनक्रिप्ट होता है तो ये यहाँ भी K1 से इनक्रिप्ट हो रहा है, तो C ही आने वाला है। H K2 से इनक्रिप्ट हो रहा है तो यहाँ Z आ रहा है, और आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी H K2 से इनक्रिप्ट हो रहा है तो यहाँ भी Z आएगा। अगेन E K3 से इनक्रिप्ट हो रहा है, यहाँ भी E K3 से अगर इनक्रिप्ट हो रहा है तो यहाँ भी Y आएगा। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर एक ट्रायाग्राम या 3 लेटर का ग्रुप एक आपके इंग्लिश जो टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, उसमें कई जगह पर अगर रिपीट हुआ है और अगर इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि हो सकता है कि की के कुछ लेटर से ही वो
सेम सेट ऑफ लेटर से ही वो जहाँ जहाँ वो द आया है या जहाँ जहाँ वो ट्राइंगल आया है वो इनक्रिप्ट हो सकता है। इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल। ठीक है, नेसेसरी नहीं है, कुछ जगह पे हो सकता है कि वो अलग अलग लेटर से आए क्योंकि उनके बीच की रिलेटिव पोजीशन अलग अलग थी। लेकिन यहाँ मान अज्यूमिंग दैट कि अगर ये जो दे आ रहे हैं इनकी रिलेटिव पोजीशन सेम है, रिलेटिव पोजीशन से सेम होने का मतलब मेरा है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है या जो डिफरेंस है वो m का मल्टीपल है, तो ये सेम लेटर से इनक्रिप्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, या मुझे दोबारा से बताएं, मैं बताऊं एक बार और बता। अच्छा ठीक है, चलिए तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट से ये पोजीशंस हैं, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 5, देन 6 एंड नाउ की मान लीजिए आपके जो है 5 लेंथ की है, K1, K2, K3, K4, एक मिनट यहाँ मैंने 5 को छोड़ दिया, एंड K5। ठीक है, ये पोजीशन 1 एंड अज्यूम कर लीजिए कि पोजीशन 1 पर द आया, 1 से द शुरू हुआ। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में THE द। फिर यहाँ पर कुछ लेटर आए और अगेन मान लीजिए पोजीशन नंबर 6 से फिर से द आ गया। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मान ली नहीं है पॉसिबल तब भी आप मान लीजिए। तो अगेन आप देखेंगे ये तो की पूरी यूज हो गई, 5 लेंथ की हम की मान के चल रहे हैं, तो अगेन ये फिर से की रिपीट होगी। दैट मीन्स T K1 से इनक्रिप्ट होगा, ये K2 से इनक्रिप्ट होगा और ये K3 से इनक्रिप्ट होगा। सो आप देख रहे हैं कि ये जो द है सेम की के लेटर से इनक्रिप्ट हो रहा है, K1, K2, K3 से, है ना। नाउ आई होप यू कैन सी हियर, यू कैन ऑब्जर्व हियर एंड नाउ अब आप इनकी रिलेटिव पोजीशन देखिए, ये 1 पोजीशन पर है और ये 6 पर है, ये वाला T है ना, ये T की पोजीशन 1 है और इसकी 6 है, और इनका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 है ना। अब अज्यूम करिए कि फिर यहाँ पर कुछ लेटर आता है, सो ये हो गया 6, 7, 8, देन ये पोजीशन 9, ये 10 और अगेन 11 पोजीशन पर मान लीजिए फिर से THE आ जाता है, ऐसे करके THE। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर K4 आएगा, यहाँ K5 आएगा और अगेन यहाँ K1 आएगा, यहाँ K2 आएगा, यहाँ K3 आएगा। अब इन दोनों में ये जो दा है और ये जो दा है, इन दोनों की मैं T की रिलेटिव पोजीशन आप देखो जरा, इसकी पोजीशन 1 और इसकी पोजीशन 9, ये यहाँ 10 है और ये 11। तो आप देख सकते हैं 11 और 1 का डिफरेंस कितना आया, 10, और 10 आपका कैसा है, की के साइज का मल्टीपल 5 × 2। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब रिलेटिव पोजीशन आएगी तभी आपके लेटर एक के नीचे ये आएगा सेम, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अगर आप मान लीजिए पहला लेटर T का THE में पहला लेटर 1 पोजीशन पर आ रहा है, तो अगला बार अगली पोजीशन पर की कब रिपीट होगी, 6 पर, फिर 11 पर रिपीट होगी, देन 16 पर रिपीट होगी एंड सो ऑन। तो की अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रिपीट हो रही है, और अगर की के लेंथ के अकॉर्डिंग कोई लेटर आता है तो वो सेम लेटर से रिपीट होगा, सेम लेटर से इनक्रिप्ट होगा। तो सेम लेटर से इनक्रिप्ट होने के लिए क्या जरूरी है कि वो उनके बीच में जो दो लेटर्स के बीच में जो डिस्टेंस हो वो की के साइज का मल्टीपल हो। आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं। ओके, तो इस डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर एक रिपीटेड पैटर्न 3-3 लेटर का या 4-4 लेटर का व्हाटएवर, अगर वो उनके बीच दो मल्टीपल जगह पर आता है और पहली प्रेजेंस और उसके नेक्स्ट जो प्रेजेंस है उनके बीच में रिलेटिव डिफरेंस जो है, उनके पोजीशन का जो डिफरेंस है वो अगर m का मल्टीपल है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो लेटर्स की के सेम लेटर से इनक्रिप्ट होंगे। तो कसिस्की टेस्ट एक्चुअली इसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करता है m पता करने के लिए। ठीक है, तो आपने अब नाउ ये फैक्ट देख लिया कि इसका मतलब है कि
अब आप इसको रिवर्स तरीके से, रिवर्स में इस तरीके इसको यूज कर सकते हैं इस फैक्ट को। आप ये कह सकते हैं कि अगर सिफर टेक्स्ट में कुछ लेटर्स का पैटर्न सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये सी जेड एक्स एच आया, सी एच जेड आया और ये सी एच जेड आया, तो इसका मतलब है कि ये हाई चांसेस हैं कि ये दोनों जो ट्रायग्राम हैं ये की के सेम लेटर से इनक्रिप्ट होने की वजह से जनरेट हुए हैं, है ना। यही तो चांसेस हैं, नेसेसरी नहीं है बट इट इज हाई चांसेस, बट दिस इज हैविंग हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जो ट्रायग्राम है ये जो रिपीट हुआ है, तो इसके रिपीट होने का कारण ये है कि हो सकता है कि ये की के सेम लेटर से दोनों के दोनों सेम सेट ऑफ लेटर से इनक्रिप्ट हुए हों, हाई चांसेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अब हम एम पता करने के लिए ऐसे ट्रायग्राम पहले अपने सिफर टेक्स्ट में लोकेट करते हैं और उनको मार्क कर लेते हैं और इनकी जो पोजीशंस हैं वो नोट कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स अज्यूम ये जो पोजीशंस आई हैं वो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड सो ऑन डेल्टा 1 है। ओके सॉरी, पोजीशन नहीं, इनकी पोजीशन ना, हमें पोजीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, हम इनके डिस्टेंस का डिफरेंस निकालते हैं। तो इसकी डिस्टेंस का ऐसे मान लीजिए आपको मल्टीपल जगह पर ये रिपीटेड पैटर्न मिलते हैं। ओके, दिस इज डेल्टा, यू कैन से एन नॉट 1। ओके, तो आपको ऐसी डिफरेंट इंस्टांसेस ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पर एक ट्रायंगल 3 लेटर का ग्रुप हो सकता है ऐसे हो, सी जेड एक्स, ये काफ़ी जगह रिपीट हुआ। मान लीजिए ये काफ़ी जगह रिपीट हुआ, आपने क्या किया, इन सबको पहले मार्क किया, लोकेट करके देख लिया और फिर अब आपने क्या किया, इनकी पोजीशंस निकाली कि लेट से एक लेटर एक पर्टिकुलर पोजीशन डेल्टा x1 पर आ गया, अगली पोजीशन जहां आया वो पोजीशन x2 थी, अगली पोजीशन जो है x3 थी, रिपीटेशन की बात कर रहा हूं मैं। अब इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, x1 x2 के बीच का डिफरेंस सपोज डेल्टा 1 है, तो आप ये जो डिफरेंसेस हैं दैट मीन्स डिस्टेंस, इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस थी वो नोट कर लीजिए। तो लेट्स से वो जो डिस्टेंसेस हैं वो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड सो ऑन डेल्टा n है। ऐसी आपको n डिस्टेंसेस मिल गई। ओके, रिपीटेशन आपने आइडेंटिफाई करके देखा और उनकी पोजीशंस निकाली, फिर पोजीशंस के बीच का डिफरेंस आपने नोट कर लिया। ओके, सो ये लेट्स से ये जो डिफरेंस है डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड सो ऑन डेल्टा n है। नाउ अभी हमने देखा था कि आपने देखा था कि ये जो डिस्टेंस आ रही थी, ये जो डिफरेंस आ रहा था, ये डिफरेंस कैसा था, की के साइज का मल्टीपल m का। तो ओबियसली ये जो डेल्टाज आएंगे ये सब m के मल्टीपल होंगे। अगर हमारा गैस सही है कि ये सेम की के सेम सेट ऑफ लेटर से इनक्रिप्ट हुए हैं, तो ऑल डेल्टाज जो है m के मल्टीपल होंगे, दिस इज हाईली प्रोबेबल है। तो हम क्या करेंगे कि जब ये सारे डेल्टाज m के मल्टीपल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इनका जीसीडी m होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे डेल्टाज नोट डाउन करेंगे अपने सिफर टेक्स्ट से और फिर उनका जीसीडी निकाल लेंगे। नाउ हाई चांसेस होगा कि ये जो जीसीडी है यही m होगा। ठीक है, आई एम सेइंग देयर आर हाई चांसेस कि इन डेल्टाज का जो जीसीडी है ये m हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, ध्यान रखना। आई एम सेइंग दैट दिस इज नॉट नेसेसरी बट हाई चांसेस हैं। ओके, तो अब आप इससे करके डेल्टाज निकालेंगे, उनसे एक इनका जीसीडी निकाल लेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू हम मान लेते हैं कि यही m है। तो अब हम इसे कंफर्म करेंगे। तो इसे कंफर्म करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं हम इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस, जो कि विलियम फ्रीडमैन ने 1920 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस। सो इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस एक्चुअली जो टर्म है ये एक स्ट्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइंड होती है। सो लेट्स सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है x एंड उसमें n लेटर्स हैं, दैट मीन्स स्ट्रिंग जो है ना n लेंथ की स्ट्रिंग है, x1, x2 एंड सो ऑन xn, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है। ओके, एंड अज्यूम कर लेते हैं कि ये किसी भी लैंग्वेज की हो सकती है, हालांकि दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर एनी लैंग्वेज, बट अज्यूम कर लेते हैं, हम अपने इंग्लिश के रेस्पेक्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो अज्यूम कर लेते हैं कि x इज ए स्ट्रिंग ऑफ इंग्लिश। ओके, सो जो x1, x2, xn क्या होंगे, इंग्लिश के लेटर्स होंगे ऑब्वियसली, a से z तक के बीच में कोई भी लेटर हो सकता है, एग्री है ना। तो इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस जो है ना क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है जो बताती है कि इनमें से हम रैंडमली कोई भी दो एक्साइज को उठा लें
तो वो जो इक्वल होंगे उसके क्या चांसेस हैं, वो इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस बताता है। एक स्ट्रिंग के लिए इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस क्या है कि उस स्ट्रिंग में से कोई भी दो रैंडम हमने कैरेक्टर्स चूज कर लिए, पिक कर लिए, तो उनके इक्वल होने के कितने क्या चांस हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि स्ट्रिंग में से हमने कोई भी दो रैंडम कैरेक्टर उठाए आंख बंद करके और वो इक्वल हैं कि नहीं है, इसकी क्या चांसेस हैं। सो इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस एक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आया। इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है जो बताती है कि अगर वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग टू एनी टू कैरेक्टर फ्रॉम हियर एंड बोथ आर इक्वल। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, हमने दो लेटर उठाए और वो दोनों इक्वल निकल गए, इस इवेंट के क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस। समझ गए। इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग में से हमने रैंडमली कोई भी दो लेटर उठाते हैं तो उनके इक्वल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दो लेटर के इक्वल होने की। जैसे आपने मान लीजिए मैंने x5 और x11 चुन लिया रैंडमली, तो इनके इक्वल होने के क्या प्रोबेबिलिटी है, वो मुझे, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखना। ओके, सो इस इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस की मदद से एक्चुअली हम एम को कंफर्म करते हैं। कैसे करेंगे, तो पहले हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। सो सपोज दैट कि इंग्लिश जो हमारा टेक्स्ट है उसमें जो ABCD जो लेटर्स हैं इनकी एक फ्रीक्वेंसी होगी एक्स में। फ्रीक्वेंसी समझते हैं मतलब आप फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक्स में ए कितनी बार आया, उसे हमने मान लीजिए F0 है, B F1 टाइम आया, C F2 टाइम आया एंड सो ऑन। सो F0 F1 F2 एंड F25 क्या है, ये जो लेटर्स हैं इंग्लिश के इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो आप क्या करेंगे, एक्स के लिए ये फ्रीक्वेंसीज काउंट कर लेंगे, निकाल लेंगे, F1 F0 एंड सो ऑन। F0 ए की फ्रीक्वेंसी है कि एक्स में ए कितने टाइम आया है, B कितने बाइंड आया है, ये फ्रीक्वेंसी है F1, F2 C की फ्रीक्वेंसी हो गई एंड सो ऑन, F25 Z की फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, नाउ इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस क्या कह रही है, हमें दो लेटर्स चुनने हैं उस और वो, सो हम इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस का फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं एक्चुअली। ये व्हाई आई एम ट्राइंग टू डिस्कस इट, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस के लिए पहले हमने पहला काम क्या किया हमने कि जो लेटर्स थे इंडिविजुअल एक्स में उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली। हो सकता है एक्स में कुछ लेटर प्रेजेंट ना हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। तो जब आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, अब आपका काम है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ICX का फॉर्मूला कैसे निकाला जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल केसेस, जो इवेंट है उसके फेवरेबल केसेस क्या हैं इवेंट के करस्पॉन्डिंग, और टोटल पॉसिबल केसेस क्या हैं, यही तो होता है। ओके, तो ये रेशियो हमें निकालना है, तो हमें पहले फेवरेबल केसेस देखना पड़ेंगे ना। हमारा फेवरेबल केस क्या है कि हमने कोई भी दो लेटर चुने, रैंडमली उठाए और वो दोनों इक्वल निकल गए, ये फेवरेबल केस है। और टोटल पॉसिबल केसेस क्या है, कोई भी दो नंबर उठाने के कितने तरीके हैं हमारे पास x एक n लेंथ की स्ट्रिंग है, तो हम उसमें से कोई भी दो लेटर कितने तरीके से चुन सकते हैं, NC2 से रिप्रेजेंट करते हैं ना, याद है ये, या इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब n, x की लेंथ कितनी है n, तो n में से दो लेटर चुनने हैं, तो आपके पास कितने तरीके हो जाएंगे NC2। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, आप लोग इसको जानते होंगे। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है NC2। यस और नो। वो क्या है, NC के
इज n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n माइनस के का फैक्टोरियल। ठीक है, ये सब लोग आप लोग जानते होंगे। तो ये उसी का एक अल्टरनेटिव वे है NC2 या NCK। ठीक है, या इसे ऐसे भी लिखते हैं N K, ऐसे लिख देते हैं, C नहीं लिखते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ओके, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं, ये NC2। सो NC2 को आप ऐसे लिख सकते हैं इसके फैक्ट इस फॉर्मूले से NC2। इसके बाद दूसरा है कि हमें दो लेटर ऐसे चुनने हो जो इक्वल हो, तो ये कितने तरीके से आप चुन सकते हैं। देखिए, अगर आपको मान लीजिए ए की फ्रीक्वेंसी है F0, ए जो है ना आपके F0 टाइम आता है आपकी स्ट्रिंग में, तो आप दो ए कैसे चुन सकते हैं, कितने तरीके होंगे आपके दो ए चुनने के। ओबियसली F0 आपके पास टाइम, इतने टाइम आपके पास ए अवेलेबल है, और तो उसमें से दो चुनने हैं। तो F0 में से कोई भी दो ए चुन लीजिए। तो F0 में से दो ए चुनने के जितने भी पॉसिबल तरीके हैं वो ये हो जाएगा। तो अब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी लेटर के लिए, फॉर ऑल लेटर्स, यही जो दो ऑल किसी भी लेटर्स में से आप दो लेटर चुनिए, उनके इक्वल होने के लिए जो फेवरेबल केसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, समेशन ऑफ दीज FI2। क्योंकि आप हो सकता है दो ए चुन लें, दो बी चुन लें, या दो सी चुन लें, या दो डी चुन लें एक बार में, है ना। तो दो ए चुनने के इतने तरीके हैं, दो बी चुनने के तरीके ये हैं, क्योंकि बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, F12 है। दो सी चुनने के तरीके कितने होंगे, F22, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सी कितने टाइम अवेलेबल है टोटल, F2 टाइम। जैसे आपको कहा जाए कि तीन ए आए हुए हैं एक प्लेन स्ट्रिंग में, तो तीन ए को आप कितने तरीके से चुन सकते हो, या तो इन दोनों ए को चुन लोगे, या इन दोनों ए को चुन लोगे, या इन दोनों को चुन लोगे। तो दैट मीन्स जो फॉर्मूला होता है वो होगा 3-2, तीन में से दो चुनने हैं, तो जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो फेवरेबल केसेस हैं, या तो आप दोनों ए चुन लीजिए, या दोनों बी चुन लीजिए, या दोनों सी चुन लीजिए, या दोनों डी चुन लीजिए। तो और टोटल पॉसिबल फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे, इन सब का सम, एंड सो ऑन सम। तो ये आ गया। सो इन दोनों का रेशियो ये हो गए आपके फेवरेबल केसेस, इन सब फ्रीक्वेंसीज का सम, और टोटल पॉसिबल केसेस NC2। तो आप देखेंगे ICX का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ICX इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 0 to 25 FI2। सो FI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख रहे हैं 0 1 2 एंड सो ऑन जाएगा ना, तो हमने उसको I से मैं रख दिया, ये इंडेक्स है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, F02 F12 प्लस सबका प्लस प्लस F32 एंड सो ऑन। तो ये उसी को हमने समेशन के फॉर्म में लिख दिया है। एंड NC2 क्या है, ये टोटल पॉसिबल केसेस, कोई भी दो लेटर चुनने के तरीके। तो वो दोनों लेटर चुनने के तरीके मतलब कोई इक्वल भी हो सकते हैं वो लेटर, अनइक्वल भी हो सकते हैं। ऊपर इक्वल होने के चूज करने के तरीके, और ये कोई भी दो लेटर चूज करने के तरीके। तो इसे फर्दर आप सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने पर, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। FI इंटू FI-1 ऊपर बचेगा, और नीचे N इंटू N-1 बचेगा। ठीक है, वो जो फैक्टोरियल है वो कट जाएगा। ठीक है, कोई N का फैक्टोरियल वाली टर्म है वो कट जाएगी। ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास। सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ इसको हम थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, अगर हम मान लें FI/N, ये क्या होता है FI/N, FI क्या है, स्ट्रिंग में ith लेटर जो भी होगा, ith लेटर की फ्रीक्वेंसी, और n क्या है, टोटल लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी को जब आप टोटल लेंथ से डिवाइड कर लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, PI। मतलब ith जो भी लेटर था उसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे अगर हम F0/N कर दें, F0N, F0 क्या है, A की फ्रीक्वेंसी है, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ A,
और हमने एक टोटल काउंट कर लिया अपने टेक्स्ट में और उसे स्ट्रिंग की लेंथ से डिवाइड कर लिया, तो वो प्रोबेबिलिटी आ गई। सो दैट मीन्स ये एफ जीरो डिवाइडेड बाई एन क्या आ गई, ए की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली एफ आई अपॉन एन क्या आ गया, लेटर आई की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हम इसे लिखेंगे एफ आई अपॉन एन डिवाइडेड बाय एफ आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। तो अगर हम एफ आई माइनस वन को लगभग एफ आई मान लें और इसको एन माइनस वन को अप्रोक्सीमेटली एन मान लें, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ आई अपॉन एन का स्क्वायर रफली, ये जो टर्म है रफली इसके इक्वल हो जाएगी। इसको भी मैंने एफ आई या ये कहिए दोनों में एफ आई माइनस वन इज इक्वल टू एफ आई लगभग, जब लार्ज एफ आई, जब एन की वैल्यू लार्ज है और ये फ्रीक्वेंसीज लार्ज हैं, देन एफ आई माइनस वन एफ आई के बराबर होगा लगभग, है ना, एक कम ही तो है, कोई अंतर नहीं, खास नहीं अंतर पड़ने वाला है। तो हम इसे अगर एफ आई ही ले लें और इसे एन ले लें, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ आई स्क्वायर अपॉन एन, और एफ आई स्क्वायर और अपॉन एन क्या हो गया, एफ आई अपॉन एन क्या है, पी आई, तो ये हो गया पी आई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये आई सी एक्स क्या हो गया, आई सी एक्स इक्वल टू हो गया समेशन आई इक्वल टू 0 टू 25 पी आई स्क्वायर। ठीक है, लेट मी राइट इट क्लियरली, यहाँ ये लिखा हुआ है। सो आई सी एक्स क्या हो गया, 0 टू 25 पी आई स्क्वायर, जहाँ पे पी जीरो क्या है, ए की प्रोबेबिलिटी हो गई, पी वन बी की प्रोबेबिलिटी हो गई, एंड पी 25 जेड की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, ये कंफर्म्ड है कि इंग्लिश टेक्स्ट के लिए एक प्रॉपर जो इंग्लिश टेक्स्ट है, चाहे आप नोवेल ले लीजिए और उसके लिए ये इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस निकालेंगे आप, या एक न्यूज़पेपर का टेक्स्ट ले लीजिए या किसी बुक का टेक्स्ट ले लीजिए और उसके लिए आप ये इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस निकालेंगे, तो ये जो वैल्यू है इसका समेशन ये लगभग 0.065 आएगा। ठीक है, मतलब अगर आप स्मॉल टेक्स्ट लेंगे तो हो सकता है इससे थोड़ा कम आए, लेकिन इसके ही आसपास आएगा। और कहने का मतलब है ये जो वैल्यू है पी आई स्क्वायर समेशन आई इक्वल टू 1 टू पी आई स्क्वायर, ये इसकी तरफ कन्वर्ज करती है, ये वैल्यू की तरफ। और जब सफिशियंट लेंथ का आप टेक्स्ट ले लेंगे तो रफली ये वैल्यू इसके क्लोज आएगी, जितना ज़्यादा आप लार्ज टेक्स्ट ले लेंगे वो वैल्यू उतनी क्लोज आती चली जाएगी। ओके, तो अगर एक नॉर्मल इंग्लिश टेक्स्ट है, आपको एक मैं सपोज मैं एक आपको टेक्स्ट देता हूँ और वो इंग्लिश का है अगर, तो आप उसके लिए इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस निकालेंगे तो दैट विल कम अराउंड 0.065। ठीक है, इंग्लिश टेक्स्ट के लिए जो इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस है वो क्या है, 0.065, ये वैलिड इंग्लिश टेक्स्ट के लिए है। ओके, सिमिलरली अगर आप एक रैंडम इंग्लिश टेक्स्ट ले लें तो उसके लिए ये वैल्यू कितनी आएगी, रैंडम इंग्लिश टेक्स्ट के लिए ये कैसे आया वो देखिए। अब मान लीजिए कि आपको एक टेक्स्ट दे दिया गया और वो रैंडम इंग्लिश टेक्स्ट है, आपको कहा गया कि ये टेक्स्ट रैंडम है, तो रैंडम है इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी लेटर के ए होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो पहला लेटर अगर वो जो है आपने चुना तो उसके ए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक टेक्स्ट है जो रैंडम है, और रैंडम का मतलब क्या होता है, ऑल टेक्स्ट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो आपके इंग्लिश में 26 लेटर हैं, तो हर लेटर की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 26, दैट मीन पी आई कितनी होगी, 1/26, यस और नो, है ना। तो अगर एक टेक्स्ट जो है इंग्लिश के लेटर से आपने बनाया और वो टेक्स्ट अगर रैंडम है, तो रैंडम टेक्स्ट में क्या होता है, रैंडम में ऑल आर इक्वली लाइकली, सारे लेटर्स के ऑकर होने की, किसी भी लेटर के ऑकर होने की फर्स्ट पोजीशन पर या सेकंड पोजीशन पर या थर्ड पर जहां भी आप निकालें उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। पहला लेटर मैं कहूँ अगर ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/26। मैं कहूँ पहला लेटर सी है होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहेंगे 1/26। तो मैंने पूछा क्यों, तो आप बोलोगे क्योंकि सर कोई भी लेटर आ सकता है, सबकी इक्वल चांस है आने के, इक्वल प्रोबेबिलिटी। जैसे हेड एंड टेल आप करते हैं ना, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अगर कॉइन फेयर है तो हेड आने के भी चांस हाफ होंगे और टेल आने के भी चांस हाफ होंगे, क्योंकि दो ही पॉसिबल आउटकम है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाँ एग्जैक्टली सेम होगी। तो यहाँ पर 26 लेटर हैं, तो किसी भी लेटर के इंग्लिश टेक्स्ट में आने की प्रोबेबिलिटी 1/26 होगी। सो दैट मीन्स रैंडम जब टेक्स्ट होगा तो हर लेटर के लिए पी आई कितना होगा, 1/26, ए के लिए भी 1/26, बी के लिए भी 1/26 एंड सो ऑन। तो अगर आप इस समेशन में ये वैल्यू रख दें, 1/26 निकालें और इसका स्क्वायर कर दें और सबका सम कर दें,
तो आप अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/26 स्क्वायर ए के लिए प्लस 1/26 स्क्वायर बी के लिए एंड सो ऑन 1/26 स्क्वायर, ये पी आई है ना, जेड के लिए। और ये टोटल कितनी वैल्यू है 26, तो आप इनको सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 26 इंटू 1/26 का स्क्वायर। और आप अब इसे सॉल्व करेंगे तो 126 से एक 26 कट जाएगा, है ना। स्क्वायर का मतलब क्या है 1 स्क्वायर अपॉन 26 स्क्वायर, दैट मीन्स 1। इसका मतलब आप इसे सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 26 इंटू 1/26 का स्क्वायर। तो एक 26 से ये कट जाएगा तो आ गया 1/26, और ये नंबर आता है रफली 0.038। तो इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया दे रहा है कि आप अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट को बताने के लिए कि ये इंग्लिश का है या नहीं है। आप ऑटोमेटिक प्रोसीजर से, मतलब कंप्यूटेशनली एक एल्गोरिथम लिख करके आसानी से एक प्रोग्राम लिख सकते हैं जो आसानी से बता सकता है कि गिवन जो इंग्लिश टेक्स्ट है वो इंग्लिश का टेक्स्ट है या रैंडम टेक्स्ट है। तो वो प्रोग्राम सिर्फ क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस कंप्यूट कर लेगा। तो आपने मान लीजिए एक प्रोग्राम है, उसको एक टेक्स्ट दे दिया, स्ट्रिंग दे दी या एक टेक्स्ट दे दिया, और आपने इससे पूछा बताओ कि ये इंग्लिश का टेक्स्ट है कि नहीं है। तो पहले तो एक तरीका था कि आप एक पर्सन को दे दीजिए पढ़ने के लिए और वो पढ़ के बताएगा कि उसका कुछ मतलब निकल रहा है तो इंग्लिश है, नहीं मतलब निकल रहा है तो आप कहेंगे रैंडम इंग्लिश टेक्स्ट है। तो ये काम पर्सन कर सकता था, पर्सन, लेकिन हम चाहते थे यही काम कंप्यूटर कर पाए। तो कंप्यूटर इस काम को कैसे करेगा, कंप्यूटर देखेगा कि इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस की वैल्यू क्या आ रही है। अगर एक एक टेक्स्ट के लिए जो आपने उसे दिया है उसकी मैं अगर इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस इसके आसपास आ रहा है तो वो तुरंत कहेगा कि इंग्लिश टेक्स्ट है, अगर इसके आसपास आ रहा है तो रैंडम टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे डिक्रिप्शन के टाइम पर हमें हेल्प करेगा, क्योंकि हमने देखा था जब हम की ट्राई करते हैं ना ब्रूट फोर्स अटैक में, तो हम डिक्रिप्ट करने पर जो मैसेज मिलता है हमें, हम देखना पढ़ के देखने का इसका कोई मतलब निकल रहा है क्या। तो मैनुअली करना तो ये बहुत मुश्किल काम होगा यही काम। तो अगर हमें इस काम को ऑटोमेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस वाला जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और अब ये प्रोग्राम आपको बता देगा कि जो टेक्स्ट है हमारा वो इंग्लिश है या नॉन इंग्लिश टेक्स्ट है, दैट मीन्स रैंडम टेक्स्ट है। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपको आती है उसमें आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा और स्ट्रिंग को के लिए वो इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस कंप्यूट करके बताएगा कि वो इंग्लिश टेक्स्ट है या जो है रैंडम टेक्स्ट है। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है आपको, आपको जो आती हो उसमें लिखिए। दिस इज योर होमवर्क। ओके, यहां तक सब क्लियर है। ट्वेंटी सिक्स गुना ये जो टर्म थी ना, ये मैंने लिखा ना 1/26 का जो स्क्वायर है, ये यहां से ऐसे क्यों आया आपको मालूम है। लेट मी एक काम करते हैं, मेरे पास लिखने के लिए कहीं स्पेस नहीं है, सो लेट्स राइट हियर। मैंने कहा कि इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस कैसे निकालते हैं, ICX समेशन I इक्वल टू 0 to 25 PI स्क्वायर होता है ना। अब आपको मालूम है कि PI मतलब P0 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस P25 स्क्वायर। ओके, अब अगर मान लीजिए इंग्लिश टेक्स्ट है जो कि रैंडम है तो P0 स्क्वायर मतलब ए की प्रोबेबिलिटी। तो इंग्लिश में अगर आप एक टेक्स्ट ले रहे हैं, रैंडम टेक्स्ट है जो, तो पहला लेटर ए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/26 होती है। सो दैट मीन्स P0 कितना है 1/26 और उसका स्क्वायर प्लस सिमिलरली P1 भी क्या होगा 1/26, क्योंकि दूसरा लेटर अगर वो ए है बी है उसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। ऐसे ही सी होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/26 का स्क्वायर होगी, सॉरी 1/26 होती है, तो 1/20 P25 भी इतना ही होगा, P1 भी इतना ही होगा,
ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जो लेटर है वो जेड है, उसके क्या चांसेस हैं? आप कहेंगे 1/26, तो P25 1/26 है, सॉरी 1/26 और उसका स्क्वायर। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ने पर कितना आएगा? एक 1/26 का स्क्वायर, दो 1/26 का स्क्वायर, तीन चार एंड सो ऑन। ये टोटल टर्म कितनी है? 26 है ना। तो जब एक लेटर एक्स, एक एक लेटर लेट से ये के है, ये भी के है, ये भी के है, तो कितने के हो गए? ये 26 के हो गए ना। और के का मतलब क्या हुआ? 26 टाइम है ना ये सारी वैल्यू, तो इसलिए नंबर आया ये। जब आप एक लेटर को जोड़ते हैं ना, वेरिएबल एक्स 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 प्लस एक्स करते हो आप, तो इसे 3x लिखते हो ना आप, तो वही तो मैंने लिखा है। ये आपका x हो गया पूरा स्क्वायर, और ये कितने बार है? 26 टाइम है, तो x की वैल्यू क्या है? 1/26 का स्क्वायर, है ना। और ये 26 टाइम आया है, तो कोफिशिएंट 26 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 26 इंटू 1/26 का स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। 1 का स्क्वायर तो कुछ भी करिए 1 ही आएगा, तो एक इससे स्क्वायर कट गया, बचा 1/26। तो ये वैल्यू आ गई थी 0.038। ठीक है, अब क्लियर है? ओके, सो लेट मी रिमूव इट। ओके, सो नाउ लेट्स सी अब हम एक्चुअली अटैक कैसे करेंगे। ये तो था हमारा ये प्रिपरेशन हो गई, जो कॉन्सेप्ट समझने की। विजनर सेफर के लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए। सो ये दो टूल्स थे। एक टूल है पहला आपका जो है आपका कासिस्की टेस्ट, दूसरा इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें सपोज हमें एक सिफर टेक्स्ट दिया गया है, जिसको कहा जाए कि ये सिफर टेक्स्ट को कैप्टनालाइज करिए। तो हम एक एग्जांपल लेंगे। सो सपोज दिस इज द सिफर टेक्स्ट। ये एक सिफर टेक्स्ट है, आपकी स्टेंसन की बुक से मैंने लिया है। नाउ ये सिफर टेक्स्ट है, और आपको बता दिया गया कि ये विजनेर सिफर से जनरेटेड है। ओके, ये जो सिफर टेक्स्ट है विजनेर सिफर से जनरेटेड है। हमने एक की इस्तेमाल की है, वो की के है, लेंथ नहीं बता रहे हैं, आपको इसे कैप्टनालाइज करना है। ठीक है, तो इस सिफर पर अटैक करने के लिए हमें मालूम है कि ये विजनर सिफर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के जो है इसकी लेंथ पता करेंगे। सो के की लेंथ को हम क्या कहते हैं? एम। हम ये एम पता करना चाहते हैं कि ये एम है क्या चीज। ठीक है, हम क्या चाहते हैं जानना? एम जानना चाहते हैं कि ये एम है क्या। ओके, तो लेट्स सी कि एम कैसे पता करेंगे। एक एग्जांपल है आप ये बुक का आपका, तो हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं नाउ। अकॉर्डिंग टू अगर आप इस सिफर टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे, तो आप देखते हैं सबसे पहले CHR आया। हमें कहाँ ध्यान देना होता है? ट्रायाग्राम पर। तीन तीन लेटर्स के जो ग्रुप हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, जो रिपीट हो रहे हैं। सो CHR आप देखिए एक बार यहाँ आया है, देन और कहाँ है CHR? एक CHR ये रहा। ठीक है, इससे बीच में कहीं और अगर आपने देखा हो तो मुझे बता दीजिएगा। 1 मिनट, एक CHR ये रहा, एक CHR ये है, एक CHR ये है। ओके, सो कितने CHR मिल गए हमको? 1 2 3 4 5। ओके, अब हमें इनकी क्या करना पड़ेगी? ये इनकी इंडेक्स काउंट करना पड़ेंगे। तो इंडेक्स काउंट एक्चुअली बुक में दिया हुआ है, तो मैं नहीं जा रहा हूँ उस पर। सो अकॉर्डिंग टू दैट, पहले एक CHR की पहली स्टार्टिंग पोजीशन एक 1 से शुरू हुआ है, एक 166 से आना शुरू हुआ है, दूसरा 236 से आया है, तीसरा 276 से आया है, और चौथा 286 से आया है। ये इनकी पोजीशंस हैं, जहाँ जहाँ पर पोजीशन पर स्टार्ट हुआ है, मतलब पहला C कहाँ कहाँ आया है, ये पोजीशंस आपने निकाल ली। ओके, डन। नाउ मैंने क्या कहा था कि ये आपके क्या है, इनसे आपको डेल्टाज मिलेंगे।
ये क्या है, इनकी पोजीशंस हैं। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों की पोजीशन के बीच का डिफरेंस मतलब इस पहला जो सी एच आर आया उसके सी और इसके सी एच आर के सी के बीच की डिफरेंस कितनी है, 165। तो 165 निकाल लिया। एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस 235, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 275, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 285। आप देखेंगे ये सब जो नंबर्स मिले हैं ये आपके डेल्टा आईज हैं। दैट मीन्स ये आपका डेल्टा 1, ये डेल्टा 2, ये डेल्टा 3, ये डेल्टा 4। ओके, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 निकाल लिया। और मैंने ये आपको याद है कि ये कहा था मैंने कि इन ये जो नंबर्स हैं ये m के मल्टीपल होंगे, और m के मल्टीपल होंगे मतलब आप इनका जीसीडी निकालिए, जो भी जीसीडी आएगा वही लाइकली है, हाई चांसेस है कि वही m होगा। तो हमने इसके लिए क्या किया, जीसीडी ले लिया इन सारे नंबर्स का और जीसीडी आया 5। तो मतलब हमारा गैस है कि जो सिफर टेक्स्ट हमें दिया गया है उसमें की लेंथ 5 है। ठीक है, ये अभी हमारे लिए गैस है, सिर्फ ध्यान रखना, दिस इज जस्ट ए गैस। अब हम इस गैस को कंफर्म करेंगे। ठीक है, इस गैस को हम कंफर्म करेंगे, और वो कंफर्म करने का काम कैसे होगा, वो होगा यूजिंग इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस। ठीक है, अब ये कंफर्मेशन हम कैसे करेंगे, तो m इक्वल टू 5 के लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस निकालेंगे स्ट्रिंग का। कैसे निकालेंगे अब स्ट्रिंग का इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस, तो हम क्या करेंगे, इस ये जो स्ट्रिंग है और इसको हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, पहले हम इसकी टोटल लेंथ निकाल लें, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ। लेट्स से इस टोटल लेंथ आ जाती है इसकी सपोज n, और m से हमने डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स n हमारा 5 था। आई डोंट नो इसकी लेंथ क्या है, मुझे मालूम नहीं है, इसमें बुक में शायद दी है या नहीं दी, आई डोंट रिमेंबर। और 5 से डिवाइड कर लिया, और दैट से ये लेंथ आ गया, लेट्स अज्यूम दिस वैल्यू इज k। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर k आएगा उसके हिसाब से इस लेंथ को हम यहां से शुरू के k लेटर्स उठा लेंगे और एक स्ट्रिंग बना लेंगे, और वी विल कॉल इट y1। ठीक है, अगले k लेटर्स उठाएंगे और उसको बोलेंगे y2, अगले k लेटर्स उठाएंगे उसको बोलेंगे y3। ओके, सो y1 की लेंथ कितनी है k, इसकी भी लेंथ कितनी है k, और y3 की भी लेंथ k है। और सो ऐसे टोटल आपको कितनी स्ट्रिंग्स मिलेंगी, टोटल 5, y3, y4 एंड y5। ओके, क्योंकि आपने m से डिवाइड किया ना इनको, तो टोटल 5 हमें स्ट्रिंग मिलेंगी। सबकी लेंथ, आखिरी वाला जो है इसकी लेंथ k से थोड़ी कम हो सकती है ना, इसमें कुछ लेटर्स कम पड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस स्ट्रिंग को 5 पीस में डिवाइड कर दिया, टोटल डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास 5 स्ट्रिंग हो गई, y1, y2, y3 एंड y4 एंड y5। अब ये जो 5 स्ट्रिंग है इनके लिए एक एक करके इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस निकालिए। इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस निकालने का फॉर्मूला अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस कैसे निकालेंगे, अब y1 में क्या करेंगे, पहले टोटल लेटर्स कितने हैं ये काउंट कर लेंगे, हर लेटर की फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे, निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो y1 लेट से यहाँ तक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये पूरा 2y1 है, सपोज दैट। ठीक है, आई डोंट नो कि ये y1 है या नहीं है, बट सपोज दैट ये दोनों लाइन y1 है। तो आपने क्या किया, इन दोनों लाइन में a कितनी बार आया, b कितनी बार आया, c कितनी बार आया, एंड सो ऑन, सब निकाल लिया, सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, a की फ्रीक्वेंसी, b की फ्रीक्वेंसी, c की फ्रीक्वेंसी, d की फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन, सारी निकाल ले। और फिर क्या किया, अब हमें फ्रीक्वेंसी से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इंडिविजुअल लेटर्स की प्रोबेबिलिटी, मतलब a की प्रोबेबिलिटी क्या है, b की प्रोबेबिलिटी क्या है, c की प्रोबेबिलिटी क्या है एंड सो ऑन, वो निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, हर लेटर की फ्रीक्वेंसी आएगी, उसमें इसकी स्ट्रिंग की लेंथ से डिवाइड कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और अब इस तरीके तो सारे 26 लेटर्स की जब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो उनके प्रोबेबिलिटीज का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे सारी प्रोबेबिलिटीज को, समझ गए।
और जोड़ने पर जो सम आएगा वो देखेंगे वो क्या है। और ये काम हम पांचों के लिए करेंगे, y1 के लिए भी, y2 के लिए भी, y3 के लिए भी, y4 के लिए भी, y5 के लिए भी। तो इस बुक के मैंने यहीं से लिया है। तो इन्होंने M5 M के लिए M की अलग अलग लेंथ ट्राई की है, आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। हमने M लिया और 5 स्ट्रिंग बनाई और उनकी इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस निकाला। तो इन्होंने उसको रिपोर्ट किया हुआ है वैल्यू को। पहले y1 के लिए इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस इतना आया, y2 के लिए इतना आया, y3 के लिए इतना आया, y4 के लिए इतना आया, y5 के लिए इतना आया। और आप देख रहे हैं सारी लेंथ लगभग 0.065 के अराउंड ही आ रही हैं। अब इन्होंने इसके लिए भी शो किया हुआ है, इन्होंने पहले स्ट्रिंग को 3 पीस में डिवाइड किया है, फिर स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस निकाला है, 4 पीस में डिवाइड करके भी इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस निकाला है। सबके लिए वैल्यू दिए हुए इन्होंने। ये 4 पीस में जब तोड़ा है तब 4 वैल्यू आएंगे, 3 पीस में तोड़ा है तो 3 वैल्यू आएंगे। और ये देख रहे हैं कि इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, आप इसे ठीक से देखिएगा। इसी केस में केवल पॉसिबल हो पा रहा है कि ये जो वैल्यूज हैं 0.65 के आसपास आ रही हैं, नज़दीक आ रही हैं। सबसे ज़्यादा नज़दीक इसी से आ रही हैं, m=5 से। तो आप लगभग कंफर्म हो जाते हैं, आप कंफर्म कर लेते हैं कि m की वैल्यू 5 ही है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ये जो सिफर टेक्स्ट दिया है हमें, इसको एक 5 लेंथ की की से इनक्रिप्ट किया गया है। ठीक है, ये हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है, वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि 5 है की का साइज। सो के की जो लेंथ है वो है 5। तो के की लेंथ 5 है, इसका मतलब के क्या होगा, माज्यूम कर लीजिए पहला लेटर K0 है, दूसरा लेटर K1 है, तीसरा लेटर K2 है, K3 एंड K4, ये आपके की हैं। तो आपको K0, K1, K2, K3, K4 पता करने हैं। ओके, ये हो गया। अब हम इस पर फाइनल अटैक करेंगे की पता करने के लिए। ये जो K0, K1, K2 पता करने हैं ना, तो पहले हमें K0 निकालना है, K1 क्या है वो निकालना है, K2 क्या है वो निकालना है, K3 निकालना है, K4 निकालना है। ये 5 वैल्यू निकालना है। अब इसके लिए हम क्या ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, अब आपको मालूम है। अब आप मेरी थोड़ी सी बात ध्यान से सुनिए। आप देखेंगे अगर m की लेंथ 5 रही होगी तो ये लेटर जो है ना किससे इनक्रिप्ट हुआ होगा, K0 से। ये लेटर H किससे इनक्रिप्ट करके बना है, K1 से इनक्रिप्ट हुआ है। R किससे इनक्रिप्ट हुआ होगा, K2 से। ये K3 से इनक्रिप्ट हुआ होगा, ये K4 से इनक्रिप्ट हुआ होगा, है ना। तो 5 लेंथ की है तो ये इनक्रिप्ट हो गए। अब फिर से की रिपीट हो गई, ये K1 से इनक्रिप्ट होगा, ये K2 से इनक्रिप्ट होगा, ये K3 से, ये K4 से, है ना। K0, K1, K2, K3, K4 ऐसे 5-5 लेटर, है ना। ऐसे ही तो इनक्रिप्शन चलेगा ना, क्योंकि आपकी की रिपीट करती है एक डिस्टेंस बाद। फिर से यहाँ की रिपीट करेगी, ये K0 से इनक्रिप्ट होगा, ये K1 से इनक्रिप्ट होगा, ये K2 से, ये K3 से, ये K4 से। फिर ये K0 से इनक्रिप्ट होगा, K1 से इनक्रिप्ट होगा, K2 से इनक्रिप्ट होगा, K3 से, K4 से एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि K0 से इनक्रिप्ट होने वाले कौन कौन से लेटर हैं इसमें। एक तो C पहला, फिर 6वां, फिर 11वां, फिर 16वां, फिर 21वां एंड सो ऑन। K1 से कौन इनक्रिप्ट होगा, दूसरा, देन 7वां एंड देन 12th, है ना, फिर 17th एंड सो ऑन। तो अब आप क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के साथ ट्रिक अपनाएंगे हम। अब इससे फिर से 5 स्ट्रिंग बनाएंगे, लेकिन अब 5 स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, 1, 6, दैट मीन्स कौन कौन सी पोजीशन वाले लेटर्स को हम y1 में लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसको दिखाया गया है इस स्लाइड में, हाँ यहाँ पे y1 कैसे बनाएंगे। y1 लो पोजीशन पर जो लेटर है, मतलब पहला लेटर, देन m+1 की का साइन हम मान रहे हैं m है, तो m+1 वाला लेटर, 2m+1, 3m+1, 4m+1 एंड सो ऑन। तो इससे जो स्ट्रिंग बनेगी वो होगी y1। ठीक है, y2 कैसे आएगी, सेकेंड लेटर, देन m+ सेकेंड लेटर, की लेंथ जोड़ना है ना, जैसे मैंने कहा दूसरा, फिर 5, 7वां, फिर 12वां, मैं क्या कर रहा था, की लेंथ ऐड कर रहा था। तो अगर की लेंथ m है तो आप स्ट्रिंग को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, आपने दूसरा लेटर लिया, फिर m+2 पोजीशन वाला लेटर लिया, फिर 2m+2 पोजीशन वाला लेटर ले लिया, फिर 3m+2 वाला लेटर, फिर 4m+2 प्लस 5m+2 एंड सो ऑन।
एंड आखिरी वाला ये वाई एम, वाई एम, 2m, वाई 3m, वाई 4 टाइम एम, वाई 5 टाइम एम एंड सो ऑन। वाई एम के मल्टीपल वाली पोजीशन पे जो लेटर थे वो ले लिए। तो इस तरीके से आपको 5 स्ट्रिंग मिल जाएंगे, ठीक है। अगर m की वैल्यू 5 है तो आपको 5 स्ट्रिंग मिलेंगे। y1 में कौन से लेटर्स मिलेंगे? जो y1 जो स्ट्रिंग होगी ये वाली y1, इसमें वो सभी लेटर्स होंगे जो की के पहले लेटर लेट्स मी दैट्स इज K0 से इनक्रिप्ट होके बने हैं। यस। y2 में कौन से लेटर्स मिलेंगे? y2 में वो सारे लेटर्स आपके आ गए जो केवल और केवल की के सेकंड लेटर दैट मीन्स K1 से इनक्रिप्ट होके आए हैं। y3 में वो सभी लेटर्स आ जाएंगे जो K2 से इनक्रिप्ट हुए होंगे। y3 में जो लेटर्स मिलेंगे आपको वो सब के सब K2 से इनक्रिप्टेड हैं। y4 में जो लेटर्स मिलेंगे वो K3 से इनक्रिप्टेड होंगे। y5 में जो लेटर मिलेंगे वो K4 से इनक्रिप्टेड मिलेंगे। अब आप देख रहे हैं ये तो शिफ्ट सिफर में कन्वर्ट हो गया। आप अगर थोड़ी देर के लिए देखें तो y1 क्या है? y1 क्या है? अगर k की वैल्यू 2 होगी तो दैट मीन्स ये है कि सारे लेटर्स में ये सारे लेटर्स अपने प्लेन टेक्स्ट के लेटर में से 2 ऐड करके बने हैं सबके सब। ये एक्चुअली इस देखिए तो आप ये एक तरीके से शिफ्ट सिफर से जनरेटेड है। यहाँ पे शिफ्ट सिफर में की कौन सी है? K0। ये स्ट्रिंग भी एक तरीके से शिफ्ट सिफर से बनी है क्योंकि इसमें क्या है कि प्लेन टेक्स्ट के हर लेटर में जो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी लेटर्स होंगे उनमें सब में K2 एडेड है, इन सब में K3 एडेड है, इन सब में K4 एडेड है। तो अगर आप इसको देखें तो अगर मान लीजिए K0 की वैल्यू 2 है तो क्या होगा? इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? उनमें सब में अपने जो एक्चुअल लेटर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी से 2 का शिफ्ट आ गया है अगर K0 की वैल्यू 2 है तो। मतलब ये है कि अगर प्लेन टेक्स्ट में लेटर A था तो A का फ्रीक्वेंसी किस पर ट्रांसलेट हो गया होगा? C पर चली गई होगी क्योंकि B C 2 लेटर ऐड गए। B की फ्रीक्वेंसी किस पर ट्रांसफर होकर चली गई? D पर 2 लेटर आ गए, है ना। अगर 2 वैल्यू है तो K0। तो अगर आप इसको जनरलाइज करके बोलेंगे तो y1 में जो पहला लेटर है उसका फ्रीक्वेंसी में K0 का शिफ्ट है, मतलब A में K0 का शिफ्ट रहेगा। तो A की फ्रीक्वेंसी कहां पर चली जाएगी? A प्लस K0 जो भी लेटर होगा उस पर चली जाएगी। B की फ्रीक्वेंसी B प्लस K0 जो होगा वहां पर चली जाएगी। सारी फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया? K0 का शिफ्ट हो गया है। ओके, तो ये शिफ्ट हमें पता करना है। सिमिलरली y में क्या होगा? y2 जो होगा उसमें K1 का शिफ्ट होगा, y3 में K2 का शिफ्ट है, y4 में K3 का शिफ्ट है, y5 में K4 का शिफ्ट है। सो इस तरीके से आपके पास एक्चुअली क्या है कि ये 5 शिफ्ट सिफर रह गए हैं जिनको आपको क्रिप्टनालाइज करना है। एक तरीके से ये शिफ्ट सिफर हो रहा है ना। अभी आप देखेंगे ये सिफर कैसा हो गया? मोनो अल्फाबेटिक हो गया क्योंकि y में जितने भी लेटर्स हैं सब किससे? K0 से इनक्रिप्ट होके बने हैं, सब में K0 से इनक्रिप्शन हुआ है। यस, मोनो अल्फाबेटिक हो गया। इसका मतलब अब यहां पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज प्रिजर्व है। थोड़ा सा टाइम और मुझे चाहिए होगा तो मैं ये क्लास थोड़ी सी लंबी चला रहा हूँ क्योंकि हम बीच में अब इसको रोक नहीं सकते। ओके, सो अब मुझे मेन काम बचा है कि ये जो K0 है मतलब फ्रीक्वेंसी में कितने का शिफ्ट आया है ये शिफ्ट निकालना है। तो ये शिफ्ट निकालने में अगेन हमसे इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस ही हमारी हेल्प करने जा रहा है। कैसे करेगा अब आप देखिए। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे अब आपने देखा, मैंने यही बताया हुआ था कि अब मान लीजिए कि जो आपका जो y1 था या जो भी स्ट्रिंग थी पहली y1, उसमें आपने पहले हर लेटर की फ्रीक्वेंसी निकाल ली। y1 जो था, अब आप क्या करेंगे? जो y1 y2 y3 y4 y5 ये 5 आपको स्ट्रिंग्स मिल गई हैं। अगर m की वैल्यू 5 है तो m की वैल्यू 6 है तो 6 स्ट्रिंग मिलेंगे, m की वैल्यू 7 होगी तो 7 स्ट्रिंग मिलेंगी, m की वैल्यू 3 है तो 3 स्ट्रिंग मिलेंगे। जितनी भी स्ट्रिंग मिलेंगी उनके लिए आपको ये काम करना है जो मैं बताने वाला हूँ। आप पहले क्या करेंगे? जो भी स्ट्रिंग है y1 इसमें हर लेटर की फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। मान लीजिए y1 की लेंथ n' है, ठीक है, y1 की लेंथ n' है, n/m था ना, तो टोटल लेंथ स्ट्रिंग की n थी और हमने m से डिवाइड किया तो हर जो y1 y2 सबकी लेंथ n' हो गई। तो पहले आप क्या करेंगे? y1 में हर लेटर की a की फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, b की निकाल लीजिए, c की निकाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? y1 को पढ़िए और उसमें a को काउंट कर लीजिए कितने बार आया है, b को काउंट कर लीजिए कितनी बार आया है, c कितनी बार आया है, d कितनी बार आया है एंड सो ऑन। तो आपने निकाल ली
ये फ्रीक्वेंसी। सो लेट्स से वो फ्रीक्वेंसी ए की फ्रीक्वेंसी F0 थी, V की F1 थी एंड सो ऑन, और Z की F25 थी। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो P0 कैसे निकलेगी? P0 बराबर होगा F0 अपॉन एंड एस, है ना, F0 अपॉन एंड एस। एंड एस क्या है? Y1 की लेंथ, ठीक है, वेयर एंड एस इज द लेंथ ऑफ Y1। तो ये तो आ गई आपकी फ्रीक्वेंसीज आपके सिफर टेक्स्ट से Y1 की। सो Y1 में आपने P0, P1, P2 एंड सो ऑन और P25 सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल लें। ओके, अब आपको मालूम है कि Y1 जो लेटर है, इसमें जितने भी लेटर्स हैं इनमें सब में कितनी का शिफ्ट आया है फ्रीक्वेंसी में? K0 का। अगर मान लीजिए पहला लेटर K का K0 था, तो सब में K0 का शिफ्ट आया होगा, है ना, सब में क्या हुआ होगा? K0 का शिफ्ट आया होगा, है ना। सो अब हम कह रहे हैं कि यहां पर A पर जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये A पर जो A जो दिखाई दे रहा है हमें, ये P0 है। ये एक्चुअली P0 नहीं है, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? K पीछे जाकर के आप देखेंगे वो लेटर की फ्रीक्वेंसी है। यस और नो? क्योंकि इसमें ये ऐड होके आया है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये शिफ्टेड फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये शिफ्टेड फ्रीक्वेंसी है, K0 है, K0 ऐड होकर के आया है इसमें। तो जो करंट A हम देखें, जिसको P0 बोल रहे हैं, A की जो प्रोबेबिलिटी है, ये एक्चुअली A की प्रोबेबिलिटी नहीं है, किसी और लेटर की है। वो लेटर कौन सा होगा? K0 पीछे वाला, है ना। B में जो फ्रीक्वेंसी आई होगी वो K0 पोजीशन पीछे वाले लेटर की आई होगी। C पर जो फ्रीक्वेंसी आई है दैट इज P2, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ट्रांसफर होकर के आई है किसी और लेटर से, K0 पीछे वाले लेटर से, एंड सो ऑन। तो अगर आपको अब याद होगा कि जब हम इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस निकालते हैं, तो इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस कैसे निकलता है? P0 का स्क्वायर, P1 का स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना, ऐसे ही निकालते हैं। तो इस इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? जब आप एक लेटर की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब उस लेटर की फ्रीक्वेंसी को खुद की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जब इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस कितना आता है? 0.065। लेकिन अगर आप एक लेटर की फ्रीक्वेंसी को, लेट से ए की फ्रीक्वेंसी को किसी दूसरे लेटर की फ्रीक्वेंसी, लेट से ई की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मान लीजिए आप समहाउ प्रोबेबिलिटी को, ए की प्रोबेबिलिटी को ई की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स अदर लेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स करेक्ट ए की प्रोबेबिलिटी का आपस में स्क्वायर नहीं हो रहा है, और फिर उनको सम करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 0.065 नहीं आ सकती। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 0.065 तभी आती है जब ए की फ्रीक्वेंसी का आप स्क्वायर करते हैं। लेकिन जब आप दो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक जगह आपने ए की फ्रीक्वेंसी ले ली, एक जगह ई की फ्रीक्वेंसी ले ली, तो ये जो दो वैल्यू हैं ये अलग अलग आएंगे। और जब आप इसमें जो फ्रीक्वेंसीज को स्क्वायर कर रहे हैं यहां पर, तो ये अलग अलग लेटर्स की फ्रीक्वेंसी होंगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली कहीं से ट्रांसफ़र होके आई हुई हैं। तो अब आप क्या करिए, ए की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, आपको मालूम है कि ए की ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? P0। एक्चुअल रियल इंग्लिश टेक्स्ट के लिए P0 की वैल्यू आपको पता है, कांस्टेंट होती है। आपको टेबल याद है ना, पिछली वाली टेबल। ई की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है 0.12 होती है। ये वैल्यूज आपको पहले से पता है, ये नोन है। तो अब आप क्या करिए, इनको स्क्वायर कर दीजिए, इनके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब यहाँ से आपने जो लेटर ए की फ्रीक्वेंसी निकाली और यहाँ से लेटर ए की फ्रीक्वेंसी निकाली है, उसको मल्टीप्लाई करिए, फिर आगे एक शिफ्ट करिए अगली बार P0। तो पहले आप क्या करिए, P0 P0, P1 P1, P2 P2, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर P2 P2 क्या, ये ओरिजिनल वाली है। ओके, सो लेट्स अज्यूम ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी जो है ना, हम दूसरा नोटेशन ले लेते हैं। P0 डैश ये ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी है ए की, P1 डैश ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी बी की, P2 डैश ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी सी की, एंड सो ऑन। और Z की ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी P डैश 25 है। तो आपने क्या किया, जो आपकी स्ट्रिंग है Y1, उसमें P की प्रोबेबिलिटी P0,
सॉरी ए की प्रोबेबिलिटी और ये ए की प्रोबेबिलिटी, इसको मल्टीप्लाई करिए, एक बार इसको मल्टीप्लाई करिए, एक बार ऐसे इनको स्क्वायर कर लीजिए मल्टीप्लाई कर करके, और सम निकाल के देखिए कितना आता है। अगर 0.65 आ गया इसका मतलब हुआ K0 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब लेटर्स में कोई शिफ्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी एक ही फ्रीक्वेंसी है, ये भी एक ही है, दोनों सेम है, तो 0.065 के आसपास आएगा। अगर नहीं है तो वैल्यू कुछ और अलग आएगी। फिर आप क्या करिए, ये P0 को अब आप मान सकते हैं कि P0 की फ्रीक्वेंसी हो सकता है शिफ्ट होकर के P1 पर, या P1 की P0 पर आ गई है। तो अगर ये दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी हैं, दैट मीन्स सब में 1 का शिफ्ट है, तो आप एक बार देख लीजिए 1 का शिफ्ट लेकर के मल्टीप्लाई कर दिए, P0 P1 डैश, P1 P2 डैश, P2 P3 डैश, P4 P5 डैश एंड सो ऑन, एक एक आगे ले जाकर के मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर करिए, और फिर देखिए कितना आता है। अब 2 का शिफ्ट करके देखिए, P0 को P2 डैश से मल्टीप्लाई करिए, P1 को P3 डैश से मल्टीप्लाई करिए एंड सो ऑन, एक एक आगे का मतलब जो शिफ्ट ले ले करके आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करते जाइए। ये काम बहुत ज़्यादा है, प्रोग्रामिंग से करना पड़ेगा आपको, ठीक है, हालांकि मैनुअली आपको नहीं करना है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो इससे क्या होगा, जब करेक्ट शिफ्ट आपको पता चल जाएगा, तब जब करेक्ट शिफ्ट होगा तब एग्जैक्टली 0.065 आएगा, क्योंकि करेक्ट शिफ्ट आप जब आइडेंटिफाई करके मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर करेक्ट होंगे, और जो वैल्यू है वो 0.065 के अराउंड आएगी। और ये रिपीट करना है आपको, y1 के लिए भी करना है, y2 के लिए भी करना है, y3 के लिए भी करना है, y4 के लिए भी करना है, y5 के लिए भी करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको एक टेबल बनाना पड़ेगी। जैसे इन्होंने एक टेबल कंप्यूट करके आपकी बुक में दी हुई है, इसी एग्जाम्पल के लिए इन्होंने क्या किया, पहले माना कि शिफ्ट जो है ना 0 का ही था, तो आपने पहले P0 आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और ये निकाला 0.025 आएगा। 1 का शिफ्ट मान के चले, दैट मीन्स जो लेटर आया था y1 में, उसकी A की प्रोबेबिलिटी जो थी उसको B की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, B की प्रोबेबिलिटी को C की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई किया, मतलब शिफ्ट 1 का ले लिया, तो आपने ये वैल्यू निकाली। 2 का शिफ्ट लेने पर ये वैल्यू आई, 3 का शिफ्ट लेने पर ये वैल्यू आई एंड सो ऑन। और आपने टोटल शिफ्ट कितने पॉसिबल आप ले सकते हैं, 0 का शिफ्ट, 1 का शिफ्ट, 2 का शिफ्ट, अप टू 25 का शिफ्ट। तो टोटल 25 कैलकुलेशंस आपके आएंगे इसमें। अब आप इसमें देखिए कौन सी, मैं ये इंडेक्स ऑफ कॉन्फिडेंस का ध्यान रखना, है स्ट्रिंग्स के लिए y1 के लिए अलग अलग शिफ्ट मान करके इंडेक्स ऑफ कॉन्फिडेंस निकाला है हमने, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट निकाल के। कैसे निकाला है, अलग अलग शिफ्ट से मतलब है कि मान लीजिए आपकी ओरिजिनल जो प्रोबेबिलिटी थी इंग्लिश की P0, ओरिजिनल इंग्लिश की P1 P2 एंड सो ऑन P25, ठीक है, ये A की प्रोबेबिलिटी है, ये B की है, ये C की है, ये Z की है। और जो प्लेन टेक्स्ट से आई थी आपकी y1 से, वो लेट से ये है आपका डैश, मैं नोटेशंस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, P0 डैश, ये y1 से आई हैं सारी, ये A की प्रोबेबिलिटी है, ये P1 डैश, ये P2 डैश एंड सो ऑन P25 डैश। तो पहली बार में आपने शिफ्ट के माना, 0 माना, तो पहले आपने इनको सीधे सीधे स्क्वायर कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 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 स्क्वायर कर लिया, और ये जो मल्टीप्लिकेशंस आ रहे हैं स्क्वायर के, उन सबको जोड़ लिया और जोड़ के सम निकाल लिया, कितना आया वो निकाल के आपने लिखा। तो पहले 0 हमने लिया है शिफ्ट, तो आपका ये वैल्यू आई, मान लीजिए y1 के लिए 0 शिफ्ट लिया है मैंने, मैं क्या मान रहा हूँ, शिफ्ट 0 है, इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोबेबिलिटी A की प्रोबेबिलिटी A पर रही, B की प्रोबेबिलिटी B पर रही, क्योंकि 0 शिफ्ट लिया है तो लेटर वही के वही आ गए। अगर शिफ्ट 1 है तो क्या हुआ होगा, अगर शिफ्ट 1 है तो A की प्रोबेबिलिटी जो है ना B पर ट्रांसफर हो गई है, तो ये दोनों सेम प्रोबेबिलिटी होंगे, क्योंकि अगर K1 है तो A B में बदल गया था आपका, तो A की प्रोबेबिलिटी B पर चली गई। तो अब करेक्ट स्क्वायर यहां से होगा ऐसे करने से। तो अब 1 का शिफ्ट लीजिए, इन दोनों का स्क्वायर करिए, फिर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए, इन दोनों का P2 P3 डैश और P25 का स्क्वायर P0 के साथ होगा, और निकाल लीजिए। ये 1 के शिफ्ट आया, 1 के शिफ्ट के लिए ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप शिफ्ट 2 लेंगे तो शिफ्ट 2 का मतलब P0 और P0 प्लस 2 डैश, इसका स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस P1 और P3 डैश का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस P2 और 2 का शिफ्ट ले रहे हैं हम तो P4 डैश, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और स्क्वायर कर लेंगे। तो ये 2 का शिफ्ट जब आपने लिया तब ये कैलकुलेशन करके जो इंडेक्स ऑफ कॉन्फिडेंस है ये आया, 3 के लिए ये आया एंड सो। तो ये अप टू 25 आपको शिफ्ट लेकर के करने हैं। तो अब आपको देखना है कि
किस लेटर के लिए जो वैल्यू है वो इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस की 0.065 के अराउंड आ रही है, तो आप देख रहे हैं इसके लिए आई हुई है। यही काम सेम हमें y2 के लिए करना है, एग्जैक्टली जो काम y1 के लिए किया। तो और y1 जो वैल्यू 0.65 के नज़दीक आएगी उसे मार्क कर लेना है। एंड y3 के लिए भी यही काम करना है। y3 में आप देख रहे हैं इस पोजीशन में 0.6065 के नज़दीक वैल्यू आई है, और यहाँ पर इस केस में आई हुई है y4 के लिए, और y5 के लिए इस केस में आई हुई है। तो इसके बेस पर आपने देखा कि ये एक्चुअली आपकी की को इंडिकेट कर रहे हैं। तो की को इंडिकेट करने का मतलब इसमें एक्चुअली की आपकी है जेनेट, जे ए, ये एक्चुअली पोजीशन क्या है, जे है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो ये लेटर है आपका जे, ये की का लेटर जे है। ये हो गया ए, ये है एन, काउंट कर लीजिए शुरू से, ये है ई, और ये टी। तो आपकी जो की है वो निकल के आ गई, वो है आपकी जेनेट, जे ए एन ई टी। तो ये की आपने निकाली, हो सकता है ये 99% पॉसिबिलिटी है कि ये करेक्ट की होगी। तो जनरली हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये की करेक्ट होगी, लेकिन आपको इसे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। और कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे जो है इस की से आप पूरे सिफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करके देख लीजिए। तो जब आपके पास की आ गई तो डिक्रिप्ट करना आसान है। सिफर टेक्स्ट को कैसे डिक्रिप्ट करना है आप जानते हैं, बिजनेर सिफर को की को रिपीट कर करके लिखते जाएंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इस बार लेटर्स का, और आपको करेक्ट सिफर टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से बिजनेर सिफर में हम बिजनेर सिफर को ब्रेक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बिजनेर सिफर को ब्रेक करना आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। और ये आपको आप एल्गोरिथम लिख करके इसे फीजिबल टाइम में कर सकते हैं। यू कैन राइट ए प्रोग्राम फॉर दैट मीन्स एनीबडी कैन राइट ए प्रोग्राम फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। मैनुअली करना तो थोड़ा इसे डिफिकल्ट हो जाएगा। सो आइडिया इज दैट, या जो कंक्लूजन ये है कि जो आपका पॉली अल्फ़ाबेटिक सिफर है वो भी सिक्योर नहीं है, पॉली अल्फ़ाबेटिक सिफर भी सिक्योर नहीं है। यहाँ पर बस हमारा काम थोड़ा सा कंपैरेटिवली चैलेंजिंग हो गया था, बट इम्पॉसिबल या डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, तो इस आप बता सकते हैं कि ये जो अटैक जो ये सिफर है, सिफर टेक्स्ट मेथड है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम इसको अटैक कर पाए? नहीं, हम इसको अटैक क्यों कर पाए, हम की क्यों निकाल पाए? आसान आंसर है, मैं बता देता हूँ कि हम इसलिए निकाल पाए क्योंकि हम इस पर इंडेक्स क्या कहते हैं आपका कसिस्की टेस्ट लगा पाए। और कसिस्की टेस्ट क्या कहता है कि अगर रिपीटेड लेटर्स आपको मिलते हैं कहीं पर, ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलते हैं, दैट मीन्स ट्रायग्राम मिलता है रिपीटेडली, जैसे हमने यहाँ CHR देखा था, और हमने क्या किया, हमें मालूम था कि CHR अगर रिपीट हो रहा है तो हाई चांसेस हैं कि इनकी रिलेटिव पोजीशन m की मल्टीपल होंगे। और ये रिलेटिव पोजीशन m की मल्टीपल क्यों थी? क्योंकि आप क्या कर रहे थे, की को रिपीट कर रहे हो, और की को रिपीट करने की वजह से अगर की के मल्टीप्लिकेटिव पोजीशन में अगर कोई टेक्स्ट आता है, दैट मीन्स पहला लेटर, लेट से एक लेटर 1 पोजीशन से दा आ गया, फिर अगला जो ना पोजीशन अगेन 6th पोजीशन से आकर के दा शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ की फिर से रिपीट हो गई, तो आपका दा फिर से सेम प्लेन टेक्स्ट में इनक्रिप्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्योंकि आपकी की रिपीट हो रही है, और जब की रिपीट हो रही है तो उस रिपीटेशन की वजह से क्या हो रहा है कि आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, और आप उन पैटर्न्स को यूज करते हुए, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए, वो आपको एक्चुअली वो रिपीटेशन एक्चुअली की लेंथ का आइडिया दे रहा है। की की लेंथ का तो आइडिया दे ही रहा है, साथ में वो की के एक डिस्टेंस बाद m देन फर्स्ट पोजीशन, देन m+1 पोजीशन, देन 2m+1 पोजीशन वाले लेटर्स जो ना सेम की के लेटर से इनक्रिप्ट हो रहे हैं। और ये क्यों हो पा रहा है? की के रिपीट होने की वजह से। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, और इसी को हमने यूज करके अटैक कर दिया इसके ऊपर। ओके, तो इस मेथड में जो इस मेथड से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हमें की रिपीट नहीं करना है। अगर आप की को रिपीट करके यूज करेंगे, दैट मीन्स आप इस तरीके के चांसेस क्रिएट करेंगे जहां पर जैसे ही की रिपीट होगी तो हो सकता है कि रिलेटिव पोजीशंस जो होंगी दो रिपीटेड इंग्लिश के वर्ड्स की,
वो सेम लेटर से सेम तरीके से इनक्रिप्ट हो सकते हैं, मतलब की के सेम लेटर से इनक्रिप्ट हो सकते हैं। ओके, और जब वो की के सेम लेटर से इनक्रिप्ट होंगे तो आपको फिर उनके ऊपर, उस मेथड के ऊपर अटैक करने का चांस मिल जाएगा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं एक्चुअली कि की रिपीट नहीं होना चाहिए। और की रिपीट कब नहीं होगी? जब आपके प्लेन टेक्स्ट का साइज की के साइज के बराबर हो। ठीक है, तो इस कैप्टन एनालिसिस से हमारे सामने कंक्लूजन निकल के आया कि अगर हमें एक सेफ या सिक्योर पॉली अल्फ़ाबेटिक सिफर बनाना है तो प्लेन टेक्स्ट का साइज की के साइज के बराबर होना चाहिए। और जब साइज बराबर होगा तो की रिपीट ही नहीं होगी, और जब रिपीट नहीं होगी तो आप कहेंगे कि नहीं, एम डिस्टेंस पर जो ना सेम लेटर से इंक्रिप्शन हो ही नहीं रहा है। और जब ऐसा इंक्रिप्शन नहीं होगा तो आप जो इंडेक्स, जो कसिस्की टेस्ट है वो नहीं लगा पाएंगे। और फिर इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस वाला जो अटैक था, हम देख रहे थे कि शिफ्ट जो है फिक्स लेटर का था, वो भी नहीं मिलेगा आपको देखने को, है ना। तो इससे हमें कंक्लूजन, इससे एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है कि की का साइज प्लेन टेक्स्ट के साइज के बराबर होना चाहिए। तो अभी तक अगर ओवरऑल हम कैप्टन एनालिसिस देखें तो हमारे सामने क्या क्या आता है कि पहली चीज़ क्या होना चाहिए, पहले ही हमने इन्फॉर्मेशन देखी थी कि आपका की साइज, की स्पेस का साइज सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए, नहीं होगा तो ब्रूट फोर्स अटैक हो जाएगा, जो कि हमने देखा शिफ्ट सिफर पर। दूसरा हमने कंक्लूजन देखा कि मोनो अल्फ़ाबेटिक सिफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूशन सिफर देखा की साइज बहुत बड़ा था लेकिन वो मोनो अल्फ़ाबेटिक था, तो इसीलिए रिलेशनशिप लीनियर आ गया वहाँ पर, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन सिफर अटैक हो जाता है। फिर हमने कहा कि मोनो अल्फ़ाबेटिक नहीं है तो हम पॉली अल्फ़ाबेटिक सिफर ले लेते हैं, तो वो ज़्यादा से सिक्योर रहेगा, लोगों ने यही सोचा। लेकिन जब लोगों ने पॉली अल्फ़ाबेटिक सिफर बनाया तो की को रिपीट किया, और की के रिपीट होने की वजह से ये वाली प्रॉब्लम अराइज हो गई और अटैक हो गया उस पर भी। तो अब अगले कंक्लूजन आया कि हमें की भी रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो एक सिक्योर सिफर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले ब्रूट फोर्स अटैक को इम्पॉसिबल बनाना है, तो उसके लिए की स्पेस सफिशिएंट लार्ज होना चाहिए। आपको पॉली अल्फ़ाबेटिक सिफर डिजाइन करना है। तीसरा, की रिपीट नहीं होना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि की का साइज प्लेन टेक्स्ट साइज के बराबर हो। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन हमेशा आप अब आगे देखेंगे, आपके सारे जितने भी सिफर्स हम आगे सिक्योर सिफर्स पढ़ेंगे उन सब में अवेलेबल है, उन सब में यही इन्फॉर्मेशन फॉलो भी होती है। और हम शैनन की थ्योरी पर बहुत डिटेल में नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उतने डिटेल में डीप में जा पाएँ। तो हम शैनन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, बट ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। शैनन ने यही एक इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी दिया, ही है प्रूव्ड दैट कि अगर आपको एक परफेक्ट सिक्योर क्रिप्टो सिस्टम बनाना है तो प्लेन टेक्स्ट का साइज की के साइज के बराबर होना चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट नहीं है बट इट इज़ नेसेसरी कि की प्लेन टेक्स्ट का साइज की के साइज के बराबर होना चाहिए, अदरवाइज आपका मेथड सिक्योर नहीं होगा। ठीक है, सो आज मैं यहीं क्लोज करता हूँ। आप इसको पढ़ लीजिए ठीक से। मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड किया मैं इसे अपलोड कर दूंगा, तो अगर किसी को कहीं कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप वीडियो दोबारा से देख करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आप स्टॉलिंग के ये वाले चैप्टर को पढ़ लेंगे ठीक से, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो लेट मी क्लोज हियर एंड